चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। अभी तक लेक्चर 6 में हम लोगों ने देख लिया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन की एनालिसिस पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम किस तरह प्लॉट करते हैं, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन फिलॉसफी से पहले हम बीम को डिजाइन करेंगे, देन उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 7 है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7। देखिए अभी मैंने आपको 3 सेक्शंस बताए थे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन की कंडीशन क्या थी हमारी? बैलेंस सेक्शन कब मिलता है हमारे को? जब दोनों मटेरियल्स में जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो सेम टाइम पे आपके क्या हो जाए, अकर हो जाए। मतलब आपका जो कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा सीबीसी और स्टील के परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एसटी, वो आपके एक ही टाइम पे अगर हो जाए तब हमारे को बैलेंस सेक्शन मिल जाता है। तो मैं अगर बैलेंस सेक्शन की बात करता हूं, इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी ओवरऑल डेप्थ है, यहाँ पे आपका टेंशन में रीइंफोर्समेंट रहते हैं, और हमारे को पता है इफेक्टिव डेप्थ कौन सी डेप्थ होती है, जहां पे सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट से लेके और टेंशन साइड से टोटल जो डिस्टेंस होती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है। दिस इज योर व्हाट? न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब बैलेंस सेक्शन की केस में हमारे को बैलेंस सेक्शन हमारे को कैसे मिलेगा? बैलेंस सेक्शन हमारे को पता है जब कंक्रीट के स्ट्रेसेस, जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है कंक्रीट के, वो मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंचे होंगे। मतलब CA, अगर मैं कंक्रीट के एक्चुअल स्ट्रेसेस को किससे डिनोट करता हूं? CA से, वो परमिसिबल तक पहुंचे होंगे। मतलब कहां पे पहुंचे होंगे? CA की वैल्यू सिग्मा CBC के बराबर पहुंची होगी। सेम विद स्टील के जो एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं TA/M और सिग्मा ST/M, सिग्मा ST/M वो कहां पे पहुंचा होगा? जो एक्चुअल स्ट्रेसेस TA/M कहां पे पहुंचा होगा? सिग्मा ST/M पे। ठीक है, तब हमारे को बैलेंस सेक्शन मिलता है। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन के लिए जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो किस तरह बनता है? मेरा सिंपल लीनियरली बनता है, और ये जो एक्चुअल में ऊपर क्या है आपका कंक्रीट, ऊपर क्या है कंप्रेशन जोन, नीचे आपका टेंशन जोन। तो इस लेवल पे बनाया देखो मैंने स्ट्रेस, तो इसके स्ट्रेसेस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे, मतलब सिग्मा ST/M किसके बराबर है? एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील TA/M के। सेम विद सिग्मा CBC जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, जो कंक्रीट के एक्चुअल स्ट्रेसेस है वो किसके बराबर होंगे? सिग्मा CBC के। क्लियर है? इस कंडीशन पे आपको जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है XA, जो ये अगर XA है तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? ये XC के बराबर होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के। यस और नो? तो ये आपका क्या है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XC। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या बचेगा आपका? व्हाट इज दिस पोर्शन? टोटल रहा हमारा D, ये है आपका XC, ये कितना बच गया? D माइनस XC। तो इस वाले डायग्राम में बना दो D माइनस XC। क्लियर है? D माइनस XC। अब आप देखो ये आपका कंडीशन किसके लिए हो गई? बैलेंस सेक्शन की कंडीशन। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जब आपके कंक्रीट के एक्चुअल स्ट्रेसेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं, मतलब सिग्मा CBC तक पहुंच जाते हैं। सेम विद स्टील के एक्चुअल स्ट्रेसेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं, सिग्मा ST तक पहुंच जाते हैं। तब हमारे को कंडीशन मिलती है, बैलेंस सेक्शन की कंडीशन मिलती है। और उस केस में हमारा क्या होता है? जो आपका व्हाट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होती है। तो आपने देखा ये आपकी एक्चुअल डेप्थ थी, बैलेंस सेक्शन के केस में XC ही है, ये आपका पोर्शन D माइनस XC। अब सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हो इसमें? यस सर। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। CA/XC इज इक्वल टू TA/M अपॉन D माइनस XC। तो लगाओ एक बार सिमिलर ट्रायंगल। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल लगा लिए। एक ये ट्रायंगल है तो आप CA/XC लिख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल का ये, ठीक है, अपॉन XC विच इज इक्वल टू व्हाट?
सिग्मा और टी ए अपॉन एम अपॉन ये कितनी डिस्टेंस है, डी माइनस एक्स सी। अरे ये कंडीशन क्लियर है? ठीक है, सही है। सिमिलर ट्रायंगल लगाने में किसी को प्रॉब्लम? पीछे सिमिलर ट्रायंगल कैसे लगता है? इसका बेस इसकी हाइट, बेस अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बोलता हूं CA क्या है आपके एक्चुअल स्ट्रेसेस, सो CA को अगर मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल c से, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से। ठीक है। TA को मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल t से। ठीक है। तो देयरफॉर हमारे को क्या कंडीशन मिलेगी? CO को क्या लिख सकते हो आप? C अपॉन XC विच इज इक्वल टू T अपॉन M, M मतलब यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा D माइनस XC। ये कंडीशन लिख सकता हूं? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब आप क्या करो, D माइनस XC को इधर ले जाओ, C को इधर लेके आ जाओ। C into D minus XC, ये हो जाएगा आपका D माइनस XC अपॉन XC इज इक्वल टू T अपॉन M इंटू C। ये हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये पोर्शन यहां गया, ये पोर्शन यहां गया। अब देखो D अपॉन XC माइनस XC अपॉन XC, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। D अपॉन XC लिख दिया, माइनस XC अपॉन XC क्या होता है? 1। यस और नो? D upon XC minus 1। तो ये क्या हो जाएगा? D अपॉन XC माइनस 1 विच इज इक्वल टू T अपॉन MC। क्लियर है? अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, XC अपॉन D कर दूं, -1 इधर चला जाएगा, +1 बन जाएगा, MC कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? T प्लस MC। यस और नो? यस और नो प्लीज? यस सर। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया D अपॉन XC को, इसको मैंने लिख दिया XC अपॉन D विच इज इक्वल टू T अपॉन MC। इसको चलो उल्टा ही लिख दो, यहाँ पे XC अपॉन D कर दिया इज इक्वल टू +1 यहाँ पे जाएगा तो MC कॉमन आएगा, T प्लस MC ऊपर आ जाएगा और उल्टा कर दिया मैंने तो MC अपॉन T प्लस MC लिख सकते हैं इसको? यस और नो? लिख सकते हैं? नीचे MC कौन सा है? नीचे MC कहां से आया? MC ये रहा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे LCM पूरा लेके बता देता हूं। अच्छा 1 के साथ LCM ले लिया, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया? फिर भी मैं इसको रब कर देता हूं। ये आगे समझो 1 के साथ तो नहीं, MC होगा। ये देख लो, अभी इसको भूल जाओ। ये थी इक्वेशन, ये थी, तो क्या हो गया? D अपॉन XC विच इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? +1 बन जाएगा। तो D अपॉन XC इज इक्वल टू क्या बन गए? MC LCM लूंगा, ये 1 के साथ MC हो गया, ये MC के साथ T टाइम्स जाएगा प्लस 1 इंटू MC। अब मैंने उल्टा कर दिया इस इक्वेशन को, XC अपॉन D कर दो, XC अपॉन D विच इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, MC अपॉन T प्लस MC। यस और नो? यस सर। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं इस D को यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? MC अपॉन T प्लस MC मल्टीप्लाई बाय D स्मॉल d। यस और नो? यस सर। अगर मैं इस टर्म को बोलता हूं K, इस टर्म को अगर मैं बोलता हूं K इज नथिंग बट इट इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। K क्या है हमारा? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। K is nothing but it is critical neutral axis depth factor। तो XC is equal to कितना हो जाएगा? XC is equal to what? K into D। अरे क्योंकि हमने K को क्या बोला है? MC अपॉन T प्लस MC। अगर मैं MC अपॉन T प्लस MC को K बोल देता हूं तो X इज इक्वल टू K इंटू D लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस। यस और नो? यस और नो? सर। क्लियर है? सर। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो गया? KD। और K का क्या फॉर्मूला होगा? MC अपॉन T प्लस MC। व्हाट इज दिस M? मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो इज as per IS 456-2000 which is given as 280 upon 3 sigma CBC। और मॉड्यूलर रेशियो अगर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी होता है, ES अपॉन EC भी होता है।
और सी क्या है, हमने सी रिप्रेजेंट किया है किसको, एक्चुअल स्ट्रेसेस को, हाँ। ठीक है। और टी क्या है, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। क्लियर है। तो के का फॉर्मूला याद रखोगे, सर के क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, तो xc इज इक्वल टू kd। अब जब भी आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिखना होगा और निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के दौरान हमारे को सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। दो डेप्थ तो निकालनी पड़ेगी, उसके बेसिस पर कंपैरिजन करके देखोगे कि xa की वैल्यू xc से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। बात समझ में आ रही है। आपने xa निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलता है, फोर्स ऑफ जो आपका मूवमेंट ऑफ एरिया है कंप्रेशन साइड का और मूवमेंट ऑफ एरिया टेंशन साइड का, उसको इक्वेट कर देते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यस और नो। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस is found out by equating moment of area on both sides of the neutral axis from compression side और from tension side। तो वहां से xa निकल जाता है। xa हमेशा याद रखना, actual depth of neutral axis always depend on the area of the steel। किस पे डिपेंड करता है actual depth of neutral axis? This is the important question for 1 mark। actual depth of neutral axis पे डिपेंड करता है हमेशा, actual depth of neutral axis जो आपका एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। xa की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, एरिया ऑफ स्टील पे। क्लियर है। एक्स एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दोगे घटा दोगे तो एक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। क्लियर, ठीक है ना। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लोगे, के इंटू डी कर दोगे। के कैसे निकालोगे, एमसी अपॉन टी प्लस एमसी। मान लो पर्टिकुलर ग्रेड दिया होगा क्वेश्चन में, M25 के लिए करना है तो m की वैल्यू निकाल लोगे 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी M25 के लिए देख लोगे। d पता होगा है ना, t पता होगा, स्ट्रेसेस पता होंगे, स्ट्रेसेस नहीं भी पता होंगे तो हम निकाल लेंगे। अगर डिजाइन करना है बैलेंस सेक्शन के जैसे तो स्ट्रेसेस की वैल्यू डायरेक्टली जो आपकी सिग्मा st की वैल्यू होगी वो t की वैल्यू होगी। अगर आपको बैलेंस सेक्शन के लिए करना है तो जो c की वैल्यू होगी वो सिग्मा cbc की वैल्यू होगी। क्लियर आया, यस और नो? ये क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या था, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का टर्म। तो ये आपका xc का होता है हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। xa क्या होता है, xa बताओ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। m क्या होता है, m मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन एज 280 अपॉन 3 सिग्मा cbc, या फिर es अपॉन ec से भी हम इसको सिग्निफाई करते हैं। ठीक है। c पता पड़ गया, t पता पड़ गया, k पता पड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैंने आपको बता दिया था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी एक मटेरियल में, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो स्टील हो, किसी भी एक मटेरियल में स्ट्रेसेस की वैल्यू परमिसिबल तक पहुंच जाए तब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कब होता है, जब आपके कंक्रीट के स्ट्रेसेस परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस तक पहुंच जाए या फिर स्टील के स्ट्रेसेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील तक पहुंच जाए, सिग्मा st तक पहुंच जाए। किसी भी एक मटेरियल का स्ट्रेसेस पहले पहुंच गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका, हम कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे हम बात कर रहे हैं टेंशन साइड की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये है, ग्रेड ऑफ स्टील ये है। ठीक है, बीम का सेक्शन ये दिया हुआ है, तो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, XA निकालोगे, XC निकालोगे, पता करोगे अंडर इनफो सेक्शन है या फिर ओवर इनफो सेक्शन है, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालोगे। देन उसके हिसाब से आप कंप्रेसिव फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे लिवर आर्म से। अब भाई लिवर आर्म क्या है, लिवर आर्म वो आर्म होती है जो कि कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, लिवर आर्म। लिवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स टू द टेंसाइल फोर्स।
कॉम्प्रेसिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हम बनाते हैं ऊपर साइड, और नीचे हम डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो लोड मतलब स्ट्रेस, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की तो हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स में, सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी क्या स्ट्रेसेस हैं। इसको मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, फोर्स। सही बात है। और इस फोर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं लिवर आर्म से तो मेरा बन जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब ये हम अगले इस टॉपिक में देखेंगे कि मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एनी ऑफ द मटेरियल, आइदर इट इज कंक्रीट और आइदर इट इज स्टील, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस रीचेस। जैसे ही मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट के रीच हो जाएंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, दोनों ही मटेरियल में सेम टाइम पे आपका मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंचने हैं। सिग्मा सीबीसी की कंक्रीट के सिग्मा सीबीसी तक पहुंचे, स्टील के सिग्मा एसटी अपॉन एम या फिर सिग्मा एसटी अपॉन एम तक पहुंचे। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेसेस लिखते हैं हम सिग्मा एसटी अपॉन एम ही लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो कंप्रेसिव फोर्स जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, अब फिर से देखिए, ये आपका क्रॉस सेक्शन था बीम का, दिस इज योर बी विड्थ, ओवरऑल डेप्थ इज कैपिटल डी। ओवरऑल डेप्थ कहां तक बनाता हूं, टेंशन के बिल्कुल कंक्रीट के बिल्कुल लास्ट तक। इफेक्टिव डेप्थ कहां बनाता हूं मैं, रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक। याद रखना ये सब, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज ओवरऑल डेप्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ द बीम। क्लियर है। ठीक है, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है, न्यूट्रल एक्सिस है ये। अगर आपका है एक्स ए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए, ये अगर आपका क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है भाई, बताइए। स्ट्रेस डायग्राम तो सिंपल लीनियर ही बनता है। ये आपका क्या बैलेंस कंडीशन में अगर मैं बना रहा हूं बैलेंस सेक्शन के इसमें, तो क्या बनता है, दिस इज योर सिग्मा सीबीसी इक्वल टू सी। ठीक है, इक्वल टू सी, सी ए के बराबर ही होते हैं। ये क्या होते हैं, सिग्मा एस टी अपॉन एम किसके बराबर होते हैं, टी ए अपॉन एम के बराबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है सर। यस और नो। नाउ जो आपका कंप्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स है, ये कंप्रेशन जोन है, दिस इज योर कंप्रेशन जोन, दिस इज योर टेंशन जोन। ठीक है, मैंने बताया था दिस इज योर बीम। बीम को अगर मैं लोड करूंगा तो बीम लोड कैसे होगी, ऐसे नीचे वाले फाइबर्स टेंशन में होंगे, खिंचेंगे। ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला फाइबर खिंचेगा, लंबी हो जाएगी, लेंथ लंबी होगी। ऊपर वाला फाइबर कंप्रेस होगा। तो इसलिए बीम में हमेशा ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेशन बनाते हैं और नीचे वाले फाइबर पे टेंशन बनाते हैं। देख लो एक बार, अगर नहीं समझ में आता है तो। ये बीम है, अगर मैंने इसको लोड लगाया इस तरह, फ्लेक्सुरल लोड, तो ये बीम इस लोड की वजह से कैसे नीचे आएगी, ये तो ये बीम ऐसे हो जाएगी वाली ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, और नीचे वाला टेंशन में खिंच जाएगा। बड़ा हो गया, यस और नो। और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, तो ऊपर वाला पार्ट कैसा हुआ, कंप्रेस हुआ। ऊपर वाले पार्ट पे फोर्स लगा तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। नीचे वाला पार्ट टेंशन में आया। तो हमेशा याद रखना, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन होता है, नीचे वाला पार्ट टेंशन होता है। क्लियर है, दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, क्लियर। ये क्लियर होगा आपको तो आगे काम कर लोगे। अब जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा ना, ये जो हमने बीम का सेक्शन बनाया है, कंप्रेशन है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा सी। सेम इस टेंशन वाले जोन में इस स्टील जहां पे लगा हुआ है, तो वहां पे क्या एक्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूं कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज योर सी, और यहाँ पे मैं एक बना देता हूं क्या, टेंसाइल फोर्स, दिस इज योर टी। दिस इज योर व्हाट, टेंसाइल फोर्स, और दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, ये जो आपका कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है कितनी डिस्टेंस पे, ये टोटल कितना है, एक्स ए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ट्रायंगल का। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कहां पे करेगा, एक्स ए बाय 3 पे एक्ट करता है। कितने पे एक्ट करता है, एक्स ए बाय 3। तो ये जो आपका कंप्रेसिव फोर्स की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एक्स ए बाय 3। क्लियर है,
ये आपका कंप्रेसिव फोर्स, सुन लीजिए भाई अब, ये आपका टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या बताई थी मैंने? D minus X है। d माइनस X है। XA/3। अच्छा। ये पोर्शन तो XA/3 है ना, अच्छा। ये टोटल d है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो d में से XA/3 माइनस कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा? d माइनस XA/3, which is nothing but this is your lever arm। मैंने बताया था lever arm is the distance between compressive force to the tensile force। क्लियर है? lever arm is nothing but it is the distance between compressive force to the tensile force। तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन lever arm। तो lever arm क्या होता है? compressive force और tensile force के बीच की डिस्टेंस होती है। compressive force कहां पे एक्ट करता है? at a distance of XA/3 from the compression side। तो ऊपर compression side से XA/3 पे लोड एक्ट किया और compressive force और tensile force के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d minus XA/3। d कहां से आ गए? d क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक का डायग्राम क्या था? d था, तो d में से ओवरऑल d में से कितनी डिस्टेंस हटा दूं? क्या बच गया? तो टोटल d में से XA/3 माइनस कर दिया, तो ये आपका आ गया लेवर आर्म। भाई ये देखो, ये तो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, इसी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम का मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया है, तो इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्लियर है ना? यस और नो? क्लियर? सायर, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज फोकस इट हियर, ठीक है। नाउ उसके बाद अब मुझे बताइए कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स बताइए क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है भाई, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो लोड क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। लोड मतलब फोर्स, लोड मतलब फोर्स। अब यहाँ पे 2 फोर्स निकलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव फोर्स क्या हो गया? कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू व्हाट? इनटू एरिया। टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? टेंसाइल फोर्स क्या होगा बताइए भाई? इसको मैं अगर C से डिनोट कर रहा हूं, इसको T से डिनोट कर रहा हूं, तो कौन ये क्या होगा? टेंसाइल फोर्स इनटू एरिया। टेंसाइल फोर्स में एरिया किसका लेंगे? स्टील का एरिया ऑफ स्टील। कंप्रेसिव फोर्स में एरिया किसका लेंगे? कंक्रीट का एरिया, जो ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, AC। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम किससे डिनोट करते हैं? CA से। एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट किससे आते हैं? CA। एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है नहीं होता? यस और नो? सर CA इनटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, CA इनटू AC। और ये आपका टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? TA अपॉन M इनटू व्हाट? इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है? MAST। हाँ अच्छा हाँ। टेंसाइल फोर्स क्या होता है आपका? टेंसाइल फोर्स क्या हो जाता है? अब एरिया इसमें देखो, कंप्रेसिव फोर्स एरिया जो आएगा आपका, एवरेज एरिया लेते हैं हमेशा। सुन लीजिए, जो एरिया आप देखो, पहले सुन लो भाई, पहले टेंसाइल फोर्स का देख लो। टेंसाइल फोर्स क्या होता है? टेंसाइल फोर्स क्या बनेगा? स्ट्रेस, नॉट टेंसाइल फोर्स, इट इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर है? तो टेंसाइल स्ट्रेस कौन से हैं आपके स्टील में? TA अपॉन M। यस और नो? तो TA अपॉन M इज योर स्ट्रेस। क्लियर? इनटू एरिया क्या होता है? इक्विवेलेंट एरिया मैंने बनाया था M इनटू AST। तो M इनटू AST इज योर एरिया। M से M कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया? टेंसाइल फोर्स TA इनटू AST। तो हमेशा याद रखोगे टेंसाइल फोर्स कितने आते हैं? TA इनटू AST। क्लियर है? TA क्या है? एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। नाउ कंप्रेशन फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है? कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा कंक्रीट में CA। तो ये क्या है आपका? CA इनटू एरिया। एरिया क्या होगा? देखो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा? B इनटू XA। B into D/2। हाँ B इनटू XA। B इनटू XA, तो ये एरिया हो गया ये वाले पार्ट का। यस और नो? तो इसको आप लिख दो B इनटू XA, तो एरिया हो गया, इनटू
स्ट्रेस अब लिखना है मुझे। स्ट्रेस कौन से स्ट्रेस होंगे? अब स्ट्रेस डायग्राम देखो, ये वाला स्ट्रेस, तो ये ऊपर तक क्या है? CA है, ये CA है ना, और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एवरेज लेते हैं हम, एवरेज एरिया, एवरेज स्ट्रेस। तो CA प्लस यहां पे क्या वैल्यू है? 0, और एवरेज कैसे लेते हैं? डिवाइडेड बाय 2। CA प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज स्ट्रेस। तो B इंटू एक्स से क्या हो गया? एरिया। एरिया समझ में आ गया? B इंटू एक्स से कंप्रेशन का भी एरिया B इंटू एक्स से इंटू जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? एवरेज स्ट्रेस लेते हैं। एवरेज स्ट्रेस मतलब ये हो गया CA प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो इसको मैं लिख दूं CA प्लस 0 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। तो कितना आ गया? CA बाय 2 आ गया। मतलब इसको मैं इस तरह फॉर्म में लिख दूं, 1/2 पहले लिख दूं, 1/2 इंटू B इंटू XA इंटू CA। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर कॉम्प्रेसिव फोर्स। डराइव हो गया? कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना आता है? यस सर। 1/2 B इंटू XA इंटू CA। टेंसाइल फोर्स कितना आता है? TA इंटू AST। सिंपल ऐसे याद रखो, फोर्स होता है आपका स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस, कंक्रीट के स्ट्रेसेस, तो हमने यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम बनाया है वो आपका एवरेज स्ट्रेस बनाया है, ठीक है? यस और नो? एवरेज मतलब ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, तो इसके स्ट्रेसेस कितने हैं? CA। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 0। तो CA प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो गया एवरेज स्ट्रेस। और एरिया क्या होगा? B इंटू XA। भाई ये डायग्राम जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। इस बीम के क्रॉस सेक्शन का मैंने ये क्या बनाया? स्ट्रेस डायग्राम। व्हाट इज दिस? स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस तो यहीं से देखोगे ना, एरिया यहां से देखोगे बीम के क्रॉस सेक्शन से, तो इसलिए बार बार ये कंफ्यूज मत होना कि बार बार कभी ये देख रहे हैं कभी ये देख रहे हैं। ये बीम का स्ट्रेस डायग्राम है, तो हमारे को स्ट्रेस लिखने हैं तो स्ट्रेस को यहीं से देखूंगा ना, CA प्लस 0/2। एवरेज स्ट्रेस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है? और एरिया समझ में आ गया? एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगुलर पोर्शन का? B इंटू D। यस सर। रेक्टेंगल का एरिया, तो ये क्या है? कंप्रेसिव फोर्स का, ये यहां से यहां तक कंप्रेशन जोन है ना, इसका एरिया बताओ? B इंटू X। B इंटू X से, ये X है डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। सिंपल है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। नहीं। दिमाग में अगर आपके चीजें क्लियर है, स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा, बैलेंस कंडीशन बन जाएगी, ओवर इनफोर्स बन जाएगा, अंडर इनफोर्स बन जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। बट आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पता होनी चाहिए टर्म्स पता होंगे, सब कुछ हो जाएगा। न्यूमेरिकल खट कर दोगे, ठीक है? तो आपका टेंसाइल फोर्स क्लियर हो गया, कंप्रेसिव फोर्स क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बताइए? बेंडिंग मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट मतलब मैं जनरल बता रहा हूं, इस बीम पे बेंडिंग मोमेंट मतलब एनी एक्सटर्नल लोड व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बीम। जो भी एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है बीम पे वो क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? जो भी एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए जितना बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर्ड होगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैं फार्मूला क्या बोल देता हूं? कंप्रेसिव फोर्स इनटू व्हाट? लीवर आर्म, या फिर टेंसाइल फोर्स इनटू व्हाट? लीवर आर्म। अब लीवर आर्म की डिस्टेंस कितनी है मेरी? D माइनस XA/3। कंप्रेसिव फोर्स में निकाल चुका हूं 1/2 B इंटू XA इंटू CA। B इंटू XA इंटू CA ये निकाले थे अभी। यस सर। टेंसाइल फोर्स कितने निकाले थे? सिग्मा TA इंटू AST यस सर। इंटू लीवर आर्म, इसकी भी कितनी हो जाएगी? D माइनस XA/3। भाई लीवर आर्म तो चेंज ही हो जाएगी ना। लीवर आर्म तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए भी सेम रहेगी, D माइनस XA/3, और टेंसाइल फोर्स के लिए भी। बट टेंसाइल फोर्स चेंज हो जाएगा और कंप्रेसिव फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज योर MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज योर MOR। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालोगे एक कंप्रेशन साइड से, एक निकालोगे टेंशन साइड से, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। या तो आप कंप्रेशन साइड से निकाल लो या फिर आप टेंशन साइड से निकाल लो। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकालना है तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेसिव फोर्स होता है 1/2 B इंटू XA। ये तो हो गया आपका एरिया, दिस इज योर एरिया, और 1/2 आगे लगा दिया मैंने इंटू CA प्लस 0/2। तो CA
आप लिख लोगे 1/2 B into HA into CA क्लियर into lever arm is D minus XA by 3 सेम वे टेंशन साइड से निकालना है आपको। अगर टेंशन साइड से निकालना है तो क्या करोगे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको टेंशन साइड से निकालना है MOR बोलते हैं इसको हम फ्रॉम टेंशन साइड टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे बताइए टेंसाइल फोर्स इनटू व्हाट लीवर आर्म टेंसाइल फोर्स कितना होता है सिग्मा ST अपॉन M इनटू MAST इनटू D माइनस XA बाय 3 यस और नो M से M कट गया सिग्मा ST यहाँ पे TA इनटू AST इनटू D माइनस XA बाय 3 दिस इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। तो सर ये बेंडिंग मोमेंट के इक्वल है? हाँ ये बेंडिंग मोमेंट के इक्वल है। हाँ जब आप बैलेंस सेक्शन डिजाइन करोगे तो बेंडिंग मोमेंट जो भी आएगा वो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है आप मान लो 300 किलो न्यूटन मीटर का एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लोड लग रहा है ठीक है 300 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है किसी भी बीम पे। अगर वो बीम 350 किलो न्यूटन मीटर रेजिस्ट कर ले तो एक्स्ट्रा 50 किलो न्यूटन मीटर उसके पास क्या है रिजर्व है। ठीक है बट अगर मैं बोलता हूं कि बीम की कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन मीटर है मान लो और उसके ऊपर 450 किलो न्यूटन मीटर का क्या लग जाए एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो इस बीम की खुद की कैपेसिटी कितनी है 400 किलो न्यूटन मीटर इस पर लोड लग रहा है 450 किलो न्यूटन मीटर का तो 50 किलो न्यूटन मीटर के लोड को रेजिस्ट कराने के लिए क्या करेंगे हम करवाना पड़ेगा रेजिस्ट। तब हम सिंगली रीइंफोर्स से काम नहीं चलेगा हमारे को जाना पड़ता है डबली रीइंफोर्स पे। तो जो हमारा 50 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट है उसको हमारे को टेंशन साइड में प्रोवाइड ना करके कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड सर वो जो निकाला ऊपर वो कंप्रेशन वाला यस दिस इज योर कंप्रेशन साइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। हाँ सर इसको यहाँ लिख लो ना मैं लिख तो ये रहा ना मोमेंट ऑफ फ्रॉम ये लिखा है फ्रॉम कंप्रेशन साइड इसको लिखो उसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। बात समझ में आई सिंगली रीइंफोर्स बीम समझ में आया। देखो अब सुन लो सिंगली रीइंफोर्स और डबली रीइंफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जिसमें हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं ओनली इन टेंशन साइड। दिस इज योर बिट दिस इज योर ओवरऑल डेप्थ दिस इज योर इफेक्टिव डेप्थ यस और नो अरे यस और नो सर क्लियर। तो रीइंफोर्समेंट मैंने कहां डाले हैं एक ही साइड टेंशन साइड में। डबली रीइंफोर्स मैं बोलूंगा तो जो बाकी का मोमेंट कैरी करना है उसको कैरी करने के लिए मैं रीइंफोर्समेंट यहां पे भी प्रोवाइड कराऊंगा कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड कराऊंगा। दिस इज द डबली रीइंफोर्स सेक्शन। डबली रीइंफोर्स सेक्शन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन कभी भी यूटिलाइज नहीं करते